Uh, I first met him in Delhi in 1960 when I shifted from my hometown, Sagar, to Delhi to study English literature for my MA. And since I had come from Madhya Pradesh and I heard of Habib Tanvi, I sort of wanted to get in touch with him. I used to feel out of sorts in Delhi. इतनी अंग्रेजी बोलने का हमको अभ्यास नहीं था, and I had to do it in St. Stephen's College, where only English, Hindi was spoken only with the gyps and with nobody else. So I used to get very tired of that English life through the day. So I used to seek out people of my own language. So in that connection, I somehow met Habib Sahab. And he was then working for Link magazine. And surprisingly, he was the music critic of Link. And there was Sir Shankarlal Music Conference, which was a very big conference. I had some of the great masters for the first time in my life there. तो हबीब साहब ने कहा कि अरे उनको सुनना है, आ जाओ यहाँ मिलो, फिर हम लोग चलेंगे। तो चूँकि उनके साथ वो प्रेस पास होता था उनके पास, तो हम लोग कलाकार जहाँ बैठते थे उसके बहुत नज़दीक बैठ जाते, तो वहीं से सारे कलाकार ठीक इतने दूर बैठे तो आपको नज़र भी नहीं आते। तो वहाँ अब चूँकि मैं उनके साथ ऐसे बैठ जाता था, तो मुझे अपना ये कर्तव्य लगता था कि मैं उनको बीच बीच में कुछ संगीत के बारे में सुझाव दूँ। Not that, so I would say, for instance, the first time I heard उस्ताद अमीर खान, रहीम शहीम, ऊंचे पूरे शेरवानी पहने टोपी लगाए आए, उन्होंने 2 घंटे गाया और बीच में 4-5 बार आँख खोल के देखा, कुछ इस अंदाज से, और करीब 2000 लोग बैठे हुए हैं, जैसे कोई हर्ज नहीं, मतलब बैठे हो कोई हर्ज नहीं। So I told him, this is music unto itself. ये clever, clever. उसी ने क्या हुआ कि गंगूबाई हंगल और कृष्णा हंगल, ये हम लोग जहाँ बैठे थे, हमारे ठीक अगली कतार पीछे, मतलब सामने की कतार में ये 2 घरेलू लड़की औरतें बैठी थी। तो हमने कोई ध्यान भी नहीं दिया। जब वो जो गा रहा था उस समय, उसका वक्त खत्म होने को आया, तो ये धीरे से उठ के चली गई। तो हमने सिर्फ 2 घरेलू औरतों को जाते हुए देखा। थोड़ी देर में घोषणा हुई कि अब गंगूबाई हंगल और कृष्णा हंगल का गाना होगा, और यही 2 औरतें जो यहाँ बैठी थी वहां नजर आई। हाँ, मैं बड़ा अचरज में कि, तो मैंने उनसे कहा, दिस इज द म्यूजिकल पावर ऑफ डोमेस्टिसिटी। तो इस तरह की उनको जुमलेबाजी हम बताते रहते थे। तो खैर ये तो शुरुआत हुई, लेकिन तब तक मैंने आगरा बाजार नहीं देखा था, क्योंकि वो पहले हो चुका था। फिर यकायक पता चला कि आगरा बाजार होने वाला है, उन्होंने बताया, तो हम पहुंच गए देखने। उन दिनों बड़ी धूम थी अलकाजी के थिएटर की, क्योंकि वो नए नए आए थे और उन्होंने अंधायुग किया था फिरोज शाह कोटला में, और तो बहुत ही मतलब मकबूल हुआ था। और जिस दिन हम देखने गए उस दिन जवाहरलाल नेहरू देखने आए थे, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं देखा था, मैंने तो देखा। तो वहाँ धूम इस तरह के नाटक की थी, और बहुत ही ग्रिम, और यकायक आगरा बाजार। अव्वल तो उसमें कोई कहानी नहीं है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा नाटक देखा जिसकी कोई कहानी नहीं। शहर है, बाजार है, उसमें घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनको मिलके कोई ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ककड़ी वाले के पहले रीछ वाला क्यों आया, रीछ वाले के पहले फलाना क्यों आया, इसका कोई तर्क नहीं था, हो रहा है। बाद में मैंने जब चरणदास चोर देखा तो मुझे लगा कि अरे इतना दौड़ता भागता रंगमंच,
जिसमें हबीब तनवीर भी सिपाही बन के भाग रहे हैं, और वो चरण, क्या नाम था उसका, वो जो बनता था चरणदास, हाँ मदन लाल भाग रहे हैं, उसके पीछे हबीब तनवीर साहब भी भाग रहे हैं। इतना भागता दौड़ता रंगमंच, और वहाँ बहुत ही सख्त अपने में बैठा हुआ, हल्के जुम्बिश से बोलता हुआ। यहाँ एक ऐसा रंगमंच जिसमें एक आपको मजा, एक हिंदी में आजकल तो संस्कृत का शब्द चल गया है कि वो नाटक प्रस्तुत करेंगे। मूलतः कहा जाता था नाटक खेलेंगे, तो खेलना बंद हो गया था नाटक में, वो प्रस्तुत होते थे। हबीब तनवीर नाटक खेलते थे, उनका जो रंगमंच है वो खेल का रंगमंच है, वो ये जो प्रस्तुति वाला रंगमंच नहीं था। तो ये तो हर बात की बात है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें जो सबसे विचित्र, और क्या विचित्र, क्या विलक्षण क्षण है, वो आदमी नामा है जो आखिर में होता है। तो आदमी नामा में जो कि वो भी आदमी वगैरह, और जो मैंने नागरा बाजार की प्रस्तुति देखी थी, उसमें शुरू में एक गणेश वंदना थी। वो गणेश वंदना मुझे नज़ीर अकबराबादी की ग्रंथावली में नहीं मिली। हालांकि गणेश की वंदनाएं लिखी हैं उन्होंने, लेकिन वो नहीं थी जो हबीब ने, तो शायद वो हबीब साहब ने खुद बना दी होगी। और उसमें ये कहा जाता है कि गणेश की तेरी महिमा ये है वो है फलाना, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर। आखिर में ये पंक्ति आती है। तो वैसे तो शायद नज़ीर ने अपनी ही महिमा का बखान किया हो, ऐसा नहीं लगता, लेकिन उस ज़माने में कवि लोग अपना भी, आखिर भक्त कवि हर पद में अपना नाम लिखते थे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तुलसीदास सूर हर एक अपना नाम लिखता था। मतलब आइडेंटिटी का ठप्पा लगाते थे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये फिर इसका जब हबीब साहब 80 के हुए तो भोपाल में एक बड़ा समारोह हुआ, उसमें दीना पाठक भी आई थी। तो वहां मैंने क्या किया, फिर चतुराई की, और ये जो पंक्ति थी कि महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नज़ीर, इसी को बदल के कर दिया कि महिमा उसकी रहेगी जिसका नाम हबीब। ये उनके मुंह पे ही कहा। बहरहाल, तो फिर जब कभी कभी अगर हम में से बहुत लोग जो उनके थोड़ा बहुत निकट रहे होंगे, तो मोनिका जी और उनके बीच जो चुहलबाजी चलती थी, वो एक दूसरे से हमेशा ही असहमत नजर आते थे। किसी भी हल्की सी बात पर भी, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, वो ऐसे। और मोनिका जी अंततः अपने मन की ही करती थी। वो मुझे एक वाकया याद है, हबीब तनवीर के नाटकों का एक समारोह इंदौर में हो रहा था। हम ही लोगों ने कला परिषद की तरफ से, उसमें फिदा और कुमार गंधर्व सामने बैठे। इंदौर के वो देवास से आए थे, और यकायक अनाउंस हुआ कि वो नाटक शुरू होता है। तो रविंद्र नाट्यगृह में, और ये फिदाबाई आई और इसने सुर लगाया, तो कुमार जी करीब करीब अपने सीट से उछले, क्या मारा? तो हम लोगों की समझ में नहीं है क्या मारा। तो बोले देखो क्या सुर मारा, कुछ नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं चाहिए उसको, ये हारमोनियम नहीं चाहिए, ये नहीं कि सुर लगाओ फलाना कर, कुछ नहीं, देखो क्या सुर लगाया। तो और मैंने उनकी ये भी बात देखी है कि एक नाटक गालिब के 200 बरस हो रहे थे या क्या था, हाँ, तो उनके नाटकों के बारे में ये कहना भी शायद अनुपयुक्त न होगा कि वो कई बार अंडर रिहर्स लगते थे। हाँ, मतलब क्योंकि वो बहुत सख्त रिहर्सल का तो उनके यहाँ माहौल ही नहीं था। तो अब जाहिर है उर्दू और बहुत सारे छत्तीसगढ़ के कलाकार और दूसरे भी, लेकिन तो उन्होंने हिकमत ये निकाली
कि हर एक के हाथ में स्क्रिप्ट है। तो वो नाटक जो हो रहा था उसमें स्क्रिप्ट एक्टर पढ़ रहे थे, सबके सामने पढ़ रहे थे, दिन दहाड़े पढ़ रहे थे, यानी ये नहीं कि कोई उनको प्रॉम्प्ट कर रहा हो, वो ऐसे ही पढ़ रहे थे। तो मुझे, और मैंने उनकी कई बार, हमने उनकी जो संस्थागत गतिविधि है उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, क्योंकि वो पहलू भी ऐसा है जिसको हमको जानना चाहिए कि कैसे वो संस्थाओं में काम करते थे। बहुत सारी संस्थाओं में थे वो, पर उनका जो मुझे लगता है कि वो, उनका नाटक प्रक्रिया का नाटक है, परिणति का नाटक नहीं है। यानी वो प्रोसेस है। और इसलिए कई लोगों ने, जिन्होंने आगरा बाजार के 2-3 संस्करण देखे हैं, वो कहेंगे कि ये तो पहले बार जो था वो दूसरा था, कुछ अब बदल गया, कुछ और हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो ये, और वो एकमात्र ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने समय के महत्वपूर्ण समकालीन नाटकों का एक भी नाटक नहीं किया। उस समय हर आदमी बादल सरकार और गिरीश कर्नाड और मोहन राकेश और इनके नाटक कर रहे थे, इनसे आपकी कीर्ति बनती थी। बादल सरकार तो आपने बाकी इतिहास नहीं किया, आषाढ़ का एक दिन नहीं किया, अंधा युग नहीं किया, तो आपने क्या किया? तो एक भी ऐसा नाटक उन्होंने, या तो क्लासिक्स चुने, बहुत सारे, शेक्सपियर भी किया, शूद्रक भी किया, मॉलिये भी किया, और या फिर लोक नाटक। और वो भी नाटक लिखे हुए नाटक नहीं है, वो खेल खेल में बनते हुए नाटक, यानी जैसे जैसे नाटक होता जाता है वैसे वैसे वो बनता जाता है, पहले से बना हुआ कोई स्क्रिप्ट संभवतः नहीं। तो ये बहुत ही, जिसको अभी थोड़ी देर पहले शमीक जी कह रहे थे कि ये जो आधुनिकता का एक मिथक था, कि बहुत ही मतलब सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है वाला अंदाज, और बहुत ही गंभीर वाणी में बोलना, और ये वाणी का खेल, ये सब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अगर वाणी का खेल था तो वो उन लोगों की वाणी थी जिनकी वाणी हम अक्सर स्टेज पर सुनने के अभ्यस्त ही नहीं थे, भूल ही गए। तो उनके यहाँ एक तरह की क्या, instead of a well constructed play, he had a kind of a tentative play which was open to variations, which is like music, which might have a sort of structure, but you have the freedom to keep on doing. तो हालांकि उनके नाटक में संगीत, और संगीत का ऐसा उपयोग, यानी संगीत उनके नाटक में सूत्रधार है। It is music, it is सूत्रधार of the music, because it comes in between and comments in a sense on what's happening or what could possibly happen or whatever. And many a time this kind of a सूत्रधार role, it is not a background, it is a character. What I'm trying to say is music in Habib Tanvir's theatre is not a prop, it is a character. It has a live presence, and you cannot think of the play without that music.